हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेशन में ले रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंसंट्रेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नहीं, सॉरी, सेशन कंप्लीट हो गया है और अब हम ले रहे हैं उसके बाद में सॉल्यूशन चैप्टर 2 से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसा कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे कि बुक्स में सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट के केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती है ना, कि सॉल्यूट आपने कौन सा डिजोल्व किया, आपने सोडियम क्लोराइड डिजोल्व किया है ना, कार्बोहाइड्रेट डिजोल्व किया है ना, कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया है, आयरन सल्फेट डिजोल्व किया है, आपने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट डिजोल्व किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोज प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूट। ठीक है, दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूट वॉट एवर द सॉल्यूट इज देयर, वो सॉल्यूट कोई सा भी हो, लेकिन अगर उस सॉल्यूट के नंबर सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कम या ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उससे जो प्रॉपर्टीज इफेक्टिव जिन पे इफेक्ट आता है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, दोज प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सॉल्यूट के केमिकल कंपोजिशन या उसके टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर घटेंगे, सॉल्यूट कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर, ठीक है, कम होंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज होगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज होगी। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, ऐसे है रिलेटिंग लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिंग लोअरिंग प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है ये प्रेशर है वेपर्स का, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वेपर प्रेशर। सेकेंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना, आपको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस पढ़ा है तुमने, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन। Okay, these are the properties depend on the just relate to the colligative
properties. Okay, and what is colligative properties? Those properties which depend on the number of particle in solution, present number of particles in solution, and not depend on the chemical structure or chemical composition of solute. Okay, what number of solute present in the solution is called colligative properties. These properties actually belongs to those all relative lowering of vapor pressure. इसका मतलब होता है रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर सॉल्यूशन से जो वेपर्स निकलती है ना, वेपराइज होकर जो वेपर्स बनती है, उन वेपर्स के द्वारा या तो कंटेनर के ऊपर या लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. रिलेटिंग लोअरिंग है ना, मतलब वेपर प्रेशर का कम होना, डिक्रीज होना. ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है कि मान लो हम वाटर को बॉईल कर रहे हो और उसमें वेपर बन रही है. ठीक है, वो वेपर बन रही है और वेपर जो वाटर बॉईल हो रहा है उसके ऊपर एक बर्तन पड़ा हुआ है ना, तो वो वेपर आपने देखा हो कि दूध उफनता है. ठीक है, मिल्क बॉईल होता है और अगर उसके ऊपर प्लेट ढकी हो तो वो जो उफनते हुए जब दूध बाहर आता है तो वो प्लेट ऊपर उठ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. वो सबसे पहले वेपर उसके ऊपर प्रेशर लगाती है. समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, तो जो वेपर होती है उनका जो प्रेशर है वो कम होता है, डाउन, है ना. ये जो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर के कम होने की, वो क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है. आया समझ में? ठीक है. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, जैसे वाटर, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लग जाता है. ठीक है, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब वो हम बोल रहे हैं प्योर वाटर. अगर आपने उसमें सॉल्ट मिला दिया है, क्या मिला दिया है? सॉल्ट. ठीक है, तो अब वो प्योर वाटर रहा क्या? नहीं, उसमें सोडियम क्लोराइड भी चला गया. तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर आपने पानी में नमक मिला दिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. 100 डिग्री सेल्सियस की जगह उसमें और एनर्जी देना पड़ेगी. ठीक है, मान लो 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, इतने पे वो बॉईल होगा. ठीक है, तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स के मिलाने या ना मिलाने से किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब बढ़ना, राइज होना. ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, सॉरी, दिस प्रॉपर्टीज डायरेक्टली बिलोंग्स टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना. और ये भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड होती है. जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर इज प्योर सॉल्वेंट. ओके, देयर इज ओनली वाटर, इट इज ओनली सॉल्वेंट. लेकिन अगर आप उसमें कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये किससे चेंज हुआ है? सॉल्यूट पार्टिकल से. अगर उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं होते तो प्योर वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता. लेकिन उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसके बाद आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अब जो आइस होता है समझ ली 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है. वाटर जो है, वाटर का लिक्विड स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना. फिजिकल स्टेट चेंज हो गया. वाटर अभी लिक्विड था, अब फ्रिज में रखने के बाद में, फ्रीजर में रखने के बाद में वो क्या हो गया? क्या हो गया? आइस बन गया. ठीक है, क्या बन गया? आइस बन गया, फ्रीज हो गया, है ना, सॉलिड बन गया. ठीक है, तो वाटर की लिक्विड स्टेट चेंज होके कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो यहां पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेट पॉइंट, वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जहां पर एक लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है. ठीक है, वो वाला टेम्परेचर. तो वो टेम्परेचर अपन एज एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जो प्योर वाटर है मान लीजिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. अगर उसमें आपने शुगर मिला दी, ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स चले गए उसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए. ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हुए तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? डिप्रेशन. मतलब कि जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था वो 0 पर भी फ्रीज नहीं होगा, उसे और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, है ना. उसे -5, -10, -20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा
तब जाके वो फ्रीजिंग होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है डिप्रेशन, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट का डाउन होना, गिरना, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये होता है। उसके बाद में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस पढ़ा है हमने, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, है ना। तो वहां पर वो जब तक ऑस्मोसिस जब तब तक चलता रहता है किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, जब तक दोनों तरफ के सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, ठीक है, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ जाता है सॉलिड पार्टिकल्स का, तो ऑस्मोसिस बंद हो जाता है। इसको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सम प्रेशर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर्स आल्सो देयर। These all the properties depend on the number of solid particles. That's why we are calling it is colligative properties. Okay. So now we are going to ahead. Okay. Here the first is relative lowering of vapor pressure. ठीक है. Vapor pressure of solution and Raoult's law. Two things we will discuss here. Vapor pressure of solution and Raoult's लॉ, ठीक है। अब इसको आप बुक में देखेंगे, जो मैंने अभी सारा बताया वो बुक में लिखा हुआ है, नथिंग इज चेंज। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर एक्सपोज्ड टू एयर, इट इज स्लोली वेपराइजेस, मोस्ट ऑफ द लिक्विड टेंड टू वेपराइज, बट when such a liquid kept in closed container and air from the container is evacuated, the liquid vaporize and fill the available space with its vapors. ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। हियर आर ये क्या कर रहा है? एक तो इसने डायग्राम को देखेंगे तो एक कंटेनर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो कंटेनर है, ठीक है, इसमें वो दो चीजें बता रहा है, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको सिंपली मैं बता देता हूं कैसे होगा मामला कि एक बड़ा सा टब लिया हमने, ठीक है, एक बड़ा टब लिया और उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, और वहां पर हमने उसे धूप में, सनलाइट में और एयर के एक्सपोज में रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा? वाटर इवोपरेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर क्या होगा? इट विल स्टार्ट टू इवोपरेट, ठीक है। तो वहां पर इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मतलब वेपर्स बनेगी वाटर की वेपर्स एयर में जाएगी, एयर के एक्सपोज में जाएगी, तो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कम होगा। आया समझ में? तो एक कंटेनर जो कि खुला हुआ है, ठीक है, उसमें कोई लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन है, कुछ ज्यादा वोलेटाइल, कुछ वोलेटाइल होते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल होते हैं, लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन के कारण वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ को ज्यादा हीट देना पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ जैसे वाटर है नॉर्मली भी इवोपरेशन उसमें स्टार्ट हो ही जाता है ना। कपड़े हमारे सुखाते हैं तो अपने आप सूख जाते हैं धूप और हवा के एक्सपोजर से, ठीक है। तो ये क्या इवोपरेशन है। तो वेपोराइजेशन वहां पर एक खुले कंटेनर में जिसपे कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है, वहां पर वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में? किसी भी लिक्विड के लिए जनरली एक एग्जांपल। और अगर किसी कंटेनर में एक लिक्विड है, ठीक है, और उसका कैप जो है वो क्लोज कर दिया है, क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, और एयर यहाँ पर जो इस स्पेस में ये यहाँ तक, तो इस लेवल पे तो इसमें लिक्विड है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं आपको क्लियर दिखेगा। मान लीजिए ये क्लोज कंटेनर है और इसमें हाफ फील्ड ये लिक्विड है और हाफ फील्ड ये ओपन है, और यहाँ पर ये केप लगा दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया कंटेनर को। तो यहाँ पर इस जगह पे एयर फील है, इस एयर को यहाँ से इवोकेट कर दो, एयर को निकाल दो यहाँ से और इसको फिर बंद कर दो। एयर को निकालने के बाद इसे बंद कर दिया। अब क्या होगा कि ये जगह जो फ्री स्पेस है यहाँ पर, इस फ्री स्पेस में क्या होगा, यहाँ पर से वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये लिक्विड वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो वेपर से इस फ्री प्लेस को फिल कर देगी,
इस सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की जो वेपर्स है वो क्या करेंगी, इस स्पेस को फिल कर देंगी वेपर्स से, वेपर्स बन जाएंगी और वो जो फ्री स्पेस है वो पूरा फिल हो गया। आया समझ में? उसके बाद क्या होगा, ये जो वेपर्स है जो फ्री स्पेस में घूम रही है ना, ये जो वेपर्स है ये जिन्होंने इस फ्री स्पेस को फिल कर दिया है, ये जब बहुत ज्यादा नंबर्स में हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा नंबर्स में हो जाएगी तो क्या होगा, ये लिक्विड की जो ये अपर सरफेस है, लिक्विड की जो अपर सरफेस है, ये जो वेपर्स है इस अपर सरफेस से स्ट्राइक करेंगी, है ना। ये सारी जो वेपर्स है ये अपर सरफेस से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, जब दो वेपर्स या एक वेपर जब लिक्विड के पास जाती है तो क्या होता है, जब वेपर्स पास पास में आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना। या तो ये लोअरिंग टेम्परेचर के कारण होता है, या तो हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, या तो हम टेम्परेचर कम कर दे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वेपर्स वो पास में आते हैं और कंडेंस होते हैं, है ना। या फिर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, है ना, प्रेशर बढ़ा के फोर्स लगा के और वेपर्स को पास पास में लाते हैं, जिससे कि क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जब कंडेंसेशन होगा तो वेपर्स फिर से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। ये वेपर्स फिर से लिक्विड में चेंज हो रही है और इस सरफेस पे कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर से वेपर्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब वेपर प्रेशर और वेपोराइजेशन, सॉरी कंडेंसेशन, ये जो कंडेंसेशन हो रहा है लिक्विड सरफेस से टकराकर, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन जो है दोनों का रेट, है ना, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। यहां पर पहले इस लिक्विड के सरफेस से वेपर्स बन रही है, सरफेस से, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, वही सरफेस जब पूरा कंटेनर का ये ऊपर वाला स्पेस फिल हो गया है तो जो नीचे वाली वेपर्स है वो लिक्विड से टकरा के फिर से कंडेंस होके लिक्विड बन रही है, ठीक है। और उसी लिक्विड से उससे साइमल्टेनियसली सेम टाइम और दूसरी वेपर्स बन रही है ना। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। आया समझ में? तो ये जो वेपर्स यहाँ पर बन रही हैं, वेपर्स के द्वारा इस सरफेस पे कंडेंसेशन के लिए जो प्रेशर लगाया जा रहा है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब आपको समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। इस वेपर प्रेशर पे आगे की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आधा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी हमने वेपर प्रेशर के लिए पढ़ ली कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब आपको भी समझ में आ गया होगा, या तो ये वेपर प्रेशर इस कंटेनर की वॉल पे, इधर वाली वॉल या फिर इस ढक्कन पे, कैप पे जो प्रेशर लगाती है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, या फिर लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर प्रेशर लगा रही है उसको भी हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर। टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर व्हेन द वेपर एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद में जब ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाती है तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जबकि प्रेशर टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेंगी, वेपर्स बढ़ेंगी तो कंडेंसेशन बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक डेफिनाइट टेम्परेचर पे एक जो वेपर प्रेशर होता है वो अलग होता है और एक दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेपर प्रेशर, ठीक है।
क्या हो गया? वेपर प्रेशर। हमने वेपर प्रेशर को समझ लिया है, अब हम सेकंड वाला इसका क्या समझते हैं? लोअरिंग, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल होता है ना, अभी बहुत सारे, जब पिछले 4-5 महीनों से हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? अल्कोहल का होता है, जो कि एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, जो बहुत जल्दी वेपराइज होता है और हमारे हाथों से उड़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, केरोसिन, है ना, और एसीटोन, है ना, जो नेल रिमूवर होता है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो नेल रिमूवर होता है, आपने देखा होगा कि जब वो नेल के साथ साथ स्किन पे लगता है तो ठंडा लगता है, नेल रिमूवर, है ना। आपको क्लास 9th में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि जब वो स्किन पे जाता है तो स्किन के टेम्परेचर को यूज करके क्या हो जाता है? इवोपरेट हो जाता है ना। तो स्किन का टेम्परेचर कम होता है तो स्किन पे हमें ठंडा ठंडा लगता है, चाहे वो पेट्रोल हो, एल्कोहल हो, ठीक है, या फिर एसीटोन हो, है ना। तो ये जो भी सॉल्वेंट जो बहुत जल्दी इवापोरेट होते हैं, जिनमें इवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है ना, वो नॉर्मल सा टेम्परेचर, हमारी स्किन का टेम्परेचर यूज करके भी इवापोरेट हो सकते हैं। दोज ऑल द लिक्विड्स आर कॉल्ड वोलेटाइल लिक्विड्स। वो क्या होते हैं? वोलेटाइल, है ना। आपने देखा होगा जब भी आप नेल रिमूवर गर्ल्स यूज करती मोस्टली, और बॉयज के हाथ में पेट्रोल डीजल तो आता ही है, तो वो भी इसको फील कर सकते हैं कि जब भी ये चीजें, अल्कोहल भी आजकल, सैनिटाइजर, तो वो चीजें जब भी हमारे हाथ पे लगती है तो वो वोलेटाइल लिक्विड्स क्या करते हैं कि सिर्फ हमारे हाथ का ही टेम्परेचर यूज करके, हमारी स्किन का जो अपर टेम्परेचर है उसको यूज करके और इवोपरेट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी स्किन का टेम्परेचर यूज किया, मतलब स्किन का टेम्परेचर कम हुआ तो हमें यहाँ पर कोल्ड फील होता है। ठीक है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। तो दोज ऑल द लिक्विड्स विच आर easily evaporate by using temperature of environment or body, it is called volatile liquid. ठीक है, when those liquid which are not evaporate easily or vaporize easily is called non volatile liquid. जैसे वाटर है ना, वो easily evaporate नहीं होता, क्या हाथ पे रख लिया और इवोपरेट हो गया, थोड़ा टाइम लेता है ना, तो बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, अब हम यहां पढ़ रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर का कम होना। वेपर प्रेशर कब बनेगा? जब एक कंटेनर में एक लिक्विड है जो इजीली वेपराइज हो रहा है, जिसकी वेपर्स बन रही है इजीली, यहां से बन के ये इजीली वेपर्स बन रही है, ये इजीली वेपर्स बन रही है, और ये वेपर्स बाद में कंडेंस होके इस लिक्विड सरफेस पे आ रही है और प्रेशर लगा रही है। ये अभी हमने उधर पढ़ा वेपर प्रेशर में। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक ऐसा लिक्विड है जो वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल, या तो ये अल्कोहल है, एसीटोन है, ठीक है, या फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कोई सा जो इवोपरेट होता है इजीली। तो ये एक वोलेटाइल लिक्विड है ना, इससे आसानी से वेपर्स बन रही है और ये वेपर्स नीचे आकर इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगा रही है ना, ये हो गया वेपर प्रेशर। अब मान लो इस सॉल्वेंट में, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिक्स कर दिया, है ना, ऐसा सॉल्वेंट जैसे ऑयल मिक्स कर दिया इसके अंदर, वो इजीली वोलेटाइल नहीं होता है ना, कुकिंग ऑयल समझ लीजिए। तो वो क्या होगा, जो कुकिंग ऑयल है नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, मतलब इजीली वेपोराइज नहीं होता है, उसकी वेपर्स इजीली नहीं बनेगी। आया समझ में? और मान लो सरफेस पे ही आ गया, जैसे ऑयल, ठीक है, वाटर में ऑयल ऊपर रह जाता है, तो मान लो ये जो ऑयल है ये सरफेस पे ऊपर रह गया, सरफेस पे ऑयल ऊपर रह गया, तो ये क्या करेगा, इस
वोलेटाइल सॉल्वेंट की सरफेस को चौक कर देगा, मान लो सपोज, ठीक है, और इस सरफेस को चौक कर देगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा, वेपर्स बनने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ये वेपर्स बनना यहाँ पे बंद हो जाएगी। मान लो इस जगह पे नहीं है तो इससे यहां से वेपर बन गई, लेकिन ये बाकी की जो जगह है ये तो ब्लॉक हो गई। तो वेपर्स बनना बंद होगी, वेपर्स बनना बंद होगी तो यहाँ इस स्पेस में वेपर्स नहीं होगी, इस स्पेस में वेपर नहीं होगी तो वो सरफेस पे आकर टकराएंगी कैसे, कंडेंस कैसे होंगी, और कंडेंस नहीं होंगी यहाँ आकर तो वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा। समझ में आया। तो जब भी किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डाउन होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो वेपर्स बनाएगा नहीं, ये बनाता है तो इसके साथ ये मिक्स हो गया तो ये इसके आड़े आएगा, है ना। तो वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम लगेगा, सीधी सी बात है। वेपर अपना प्रेशर कम कर लेगा क्योंकि वेपर कम बन रही है। क्यों बन रही है, इस नॉन वोलेटाइल के कारण, क्योंकि नॉन वोलेटाइल इस वोलेटाइल को भी, मतलब नॉन वोलेटाइल का तो वेपर्स बनेगा नहीं, सिर्फ किसका बनेगा, वोलेटाइल का, और दोनों मिक्स हो गए, ठीक है। तो वेपर मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वेपर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, दिस डिक्रीजेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, thus lesser number of solvent molecules will escape to from vapors, thereby lowering of vapor pressure of the liquid. This lowering of vapor pressure relative to the vapor pressure of the pure solvent is termed as the relative lowering of vapor pressure, है ना। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उससे रिलेटिव ये जो डिक्रीज्ड लोवरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये रिलेटेड करता है, इसलिए इसको रिलेटेड लोवरिंग प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है राउल्स लॉ। क्या आया है इसी में, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ भी कुछ नहीं है, यही है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ भी यही बोलता है कि किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो जो वेपर प्रेशर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और द लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि किसी भी हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। खासकर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो और ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन राउल्स लॉ का ये कहना है कि जैसे सबसे शुरू में हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, जितना ज्यादा होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उतना ज्यादा मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राउल्ट भी यही बोल रहा है कि किसी भी लोअरिंग प्रेशर, मतलब कि किसी भी वेपर के प्रेशर को कम होने में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इफेक्ट करता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे अपन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। आया समझ में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेपरी लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर कम होता जाएगा, है ना, मतलब वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। सिंपली राउल्स ने ये समझाया है। और मान लीजिए कि किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में हमने 2 से 3 तरह के अलग अलग सॉल्यूट मिला दिए। आया समझ में। तो वो अलग अलग सॉल्यूट अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी मिला दिया, शुगर भी मिला दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिला दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट भी मिला दिया। तो
वो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन अपने अपने अपनी अपनी नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर को कम करेंगे। ठीक है, तो वो जिस हिसाब से अपने वेपर प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है, सारे लिक्विड अलग अलग है, सॉल्यूट अलग अलग है, तो वो अपने मोल फ्रैक्शन है ना, मतलब कितना कितना मोल सॉल्यूट हमने उसमें डाला है, वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, है ना, वो अपने अपने मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेट करेंगे। ये राउल्ट्स ने बताया है। ठीक है, कि मान लो एक ही सॉल्यूशन में 2 से 3 तरह के सॉल्यूट मिक्स हो तो, ठीक है, तो उनका मोल फ्रैक्शन ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर राउल्ट्स ने बताया द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी यही मैंने आपको समझाया है कि राउल्ट्स लॉ क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, जो मैंने समझाया है वही लिखा है, और इसको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन containing a non-volatile solute containing a non-volatile ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट होना चाहिए, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सिंपली वेपर का प्रेशर कम होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर्स कम बनती है। जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, अल्कोहल, एसीटोन, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये जल्दी जल्दी वेपराइज होते हैं, है ना, तो वो होते हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो किसी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट कौन सा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू is proportional